यूनिवर्सिटी के आदरणीय वाइस चांसलर श्री विद्युत चक्रवर्ती जी और हमारे कैबिनेट के कोलीग, ऑनरेबल स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन डॉक्टर सुभाष जी सरकार, श्रीमती लॉकेट चटर्जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द मेंबर ऑफ द यूनिवर्सिटी कोर्ट, esteemed members of executive and academic councils, learned faculty members and officials of the university, friends of the media, and last but not the least, my dear young friends. আপনাদের মধ্যে আছে আমার খুব ভালো লাগছে। प्रिय बच्चों, इस देश के कई यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन को एड्रेस करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और आज इस विश्व भारती के प्रेमाइस में मैं दीक्षांत समारोह को एड्रेस करने के लिए आप सब लोगों के सामने खड़ा हूं। मैं ये कहना चाहूंगा, कल इस विश्व भारती के कैंपस में प्रवेश करते हुए जिस प्रकार का वाइब्रेशन मेरे अंदर हुआ, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, मैं शब्दों में इसे व्यक्त नहीं कर सकता। सबसे पहले मैं इस बंगाल की महान धरती को प्रणाम करता हूं और मैं इस धरती के महान पुत्र और द ग्रेट ह्यूमनिस्ट फिलॉसफर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की स्मृति को भी मैं नमन करता हूं। मैं गुरुदेव के फिलॉसफिकल लेगेसी के फिजिकल मैनिफेस्टेशन देश और दुनिया के मोस्ट प्रेस्टीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से एक विश्व भारती के प्रति हृदय से मैं सम्मान व्यक्त करता हूं। जैसा डॉक्टर सुभाष सरकार जी ने बताया कि मैं भी टीचर रह चुका हूं, फिजिक्स का टीचर रहा। जब भी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए जाता हूं तो वहां पर मैं पॉलिटिशियन नहीं रह जाता हूं, बल्कि एक टीचर के रूप में ही अपने को मैं खड़ा करता हूं। कल जब मैं शांति निकेतन आ रहा था तो रास्ते में इसमें सोच रहा था कि विश्व भारती जैसे इस महान संस्थान के इंटेलिजेंट बच्चों से यदि मैं इंटरेक्ट करूंगा तो मैं उनको ऐसा क्या दे सकता हूं जो जीवन में उनके काम आए। फिर मुझे लगा कि मैं आप लोगों से जो भी बातचीत करूंगा वह तो करूंगा ही, पर साथ ही मैं कुछ ऐसा दूं जो आपके जीवन में काम आए। पर इसके लिए सभी मेरे यंग फ्रेंड्स एक बार एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। ज्यादा कुछ नहीं करना, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक बार अपने हाथ ऊपर कीजिए। आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूं, एक बार हाथ, जितना आपने इस समय हाथ उठाया है थोड़ी और कोशिश करें और हाथ को थोड़ा और ऊपर उठाएं। अब बस लास्ट बार हाथ थोड़ा और ऊपर उठाकर अब नीचे कर ले। एक बार और ऊपर करिए और नीचे कर ले। मेरे प्यारे साथियों, इस एक्सरसाइज के दौरान आपने एक छोटी सी बात नोटिस की होगी कि मैंने पहली बार आपसे अपना पूरा हाथ उठाने को कहा था। आपने उठाया भी, पर जब आपने हाथ उठा लिया था तो आपको दूसरी बार अपना हाथ और कैसे ऊंचा उठा लिया, यानी पहली बार में थोड़ी सी पॉसिबिलिटी रह गई थी। इसी तरह दूसरी बार में भी अपने और दमखम के साथ आपने हाथ उठाया और तीसरी बार आपने और ऊंचा हाथ कैसे उठा लिया। कहना मैं ये चाहता हूं साथियों कि मैंने अपने जीवन में यह सीखा है कि आप अपने एम के प्रति कितनी भी मेहनत क्यों न कर लें, कितने भी एफर्ट क्यों न कर लें, परंतु उसमें थोड़ी सी सही इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी बराबर बनी रहती है और यही पॉसिबिलिटी आपके हार्ड वर्क को सक्सेस में बदलने की कुव्वत रखती है, दम रखती है। इसलिए आप अपने जीवन में जब भी जो भी काम करें अपना बेस्ट देने का प्रयास करें ताकि इफर्ट
ताकि जनता को लाभ हो सके और इस सच्चाई को भी समझें कि इफर्ट की कोई अंतिम लाइन नहीं होती। अपने गोल को अचीव करने के लिए बराबर इफर्ट करते रहने की जरूरत है। निराश मत होना बच्चों, यही मैं कहना चाहता हूं। इसे अगर आप अपने जीवन में याद रखेंगे तो मैं यह समझूंगा कि आज मेरा आप लोगों के बीच आना यह सफल रहा है, सार्थक रहा है। इसके बाद कही जाने वाली बात आप भूल भी जाएं तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं समझता हूं कि यह सीख आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी और आपको सफलता की राह भी प्रशस्त करेगी। साथियों, मैं कल से ही शांति निकेतन के प्रीमाइसेस में उपस्थित हूं। आमतौर पर मैं इस तरह के किसी भी प्रोग्राम में जाता हूं तो सुबह जाकर दोपहर में कार्यक्रम करने के बाद शाम को मैं वापस आ जाता हूं। पर विश्व भारती में आने का जब प्रोग्राम बना उसके लिए मैंने तय किया एक दिन एक्स्ट्रा रखूंगा ताकि मैं विश्व भारती और वहां गुरुदेव को थोड़ा और जान सकूं, समझ सकूं। वैसे विश्व भारती और गुरुदेव को एक दो दिन में तो नहीं जाना जा सकता है, एक दो दिन में तो नहीं समझा जा सकता है। ये दोनों एक्सपीरियंस करने के लिए हैं, इंटरनलाइज करने के लिए हैं, अपने जीवन में उतारने के लिए। और जिन्होंने इनको अपने जीवन में इंटरलाइज कर लिया है उसे परमानंद यानी इसे ब्लिस कहते हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं इसी परमानंद की, इसी ब्लिस की उसे अनुभूति होगी। साथियों, उनके लिए विश्व भारती किसी तीर्थ से यह कम नहीं था। उनके लिए यह स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं होगा कि वेस्ट बंगाल में यदि एक धार्मिक तीर्थ गंगा सागर है तो एक एकेडमिक तीर्थ यह शांति निकेतन है। अंतर बस इतना है कि गंगा सागर में दूर से आती हुई गंगा सागर में विलीन हो जाती हैं और शांति निकेतन से अपने स्टूडेंट्स के रूप में निकली यह ज्ञान गंगा दूर दूर तक जाती है और अपने ज्ञान से अनेक क्षेत्रों को अभिसिंचित करती है, यानी इनरिच करती है। आज जब मैं विश्व भारती के कैंपस में यहां उपस्थित हूं तो यह मेरे लिए अपने आप में बड़े गर्व का विषय है और उस पर भी आप जैसे नौजवानों के बीच होना तो निश्चित ही या किसी ब्लिस से यानी परमानंद से हमारे लिए कम नहीं है। मुझे यहां विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम याद आती है जिसका मैं जिक्र आप सबके सामने यहां करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि ब्लिस वाज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन। यानी भोर में, सुबह में, डाउन में यह तो अपने आप में आनंद देता ही है, पर यंग एज में इसका आनंद तो किसी अलौकिक सुख से कम नहीं होता है। इस संदर्भ में मैं कह सकता हूं जब मैं विश्व भारती में हूं तो मेरे लिए यह अनफॉरगेटेबल मूवमेंट है और आप लोग तो अपने यंग एज में यहाँ रह रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं। ऐसे में आप लोगों के लिए तो यह अनुभव निश्चित रूप से अलौकिक आनंद देने वाला है, मेरी ऐसी मान्यता है। साथियों, विश्व भारती अपने नाम के अनुरूप ही अपने और गुरुदेव के वैल्यूज को स्पष्ट करती है। विश्व भारती एक ऐसा वर्ल्ड कॉम्बिनेशन है जिसमें विश्व भी है और भारती भी है, यानी समस्त विश्व के आचार विचार और व्यवहार के साथ भारत के संबंधों का विकास और विश्व की डिफरेंट सिविलाइजेशन से बेस्ट एलिमेंट्स का एक्सचेंज यानी आदान प्रदान। पर सिविलाइजेशन के बीच यह एक्सचेंज किस फाउंडेशन पर होगा, आप इस पर विचार करें। यह एक्सचेंज होगा इंडियन कल्चर और फिलॉसफी के फाउंडेशन पर। विश्व भारती, विश्व और भारतीय, यह ज्ञान का अद्भुत और यह अद्वितीय समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, जो पूरी दुनिया से ज्ञान की धारा को इंडियन थॉट में एसिमिलेट करने और इंडियन थॉट से पूरे वर्ल्ड को इनलाइटन करने की कैपेबिलिटी रखता है। विश्व भारती का मोटो यत्र विश्वम भवति एक नीडम, अर्थात जहां संपूर्ण विश्व ही एक नीड है यानी नेस्ट में निवास करता है, समस्त विश्व के प्रति भारतीय भाव का यह एक्सप्रेशन है। यह टेम्पल ऑफ लर्निंग गुरुदेव के ज्ञान का मूर्त स्वरूप है और उनकी ज्ञान साधना का यह प्रतिफल है। इसलिए अपने फिजिकल फॉर्म में गुरुदेव हमारे बीच भले ही न उपस्थित हों, पर अपने नॉलेज और विजडम के स्वरूप में
वह निश्चित रूप से हमारे बीच उपस्थित हैं और आगे भी मेरा विश्वास है वह सदैव हम सबके बीच उपस्थित रहेंगे। साथियों, भारतीय इतिहास में 18th सेंचुरी के सेकंड हाफ से लेकर 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ तक एक ऐसा पीरियड रहा है जिसने इंडियन सोसाइटी को एक नई दिशा दी है। इस टाइम पीरियड ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसी पर्सनालिटी दी जिसने नए विचारों वाली शिक्षा के माध्यम से न केवल बंगाल बल्कि पूरे देश में सोशल लिबरल और ऑर्थोडॉक्सीज के खिलाफ आवाज उठाई। और इस पीरियड ने राजा राम मोहन राय जैसे पायनियर दिए जिन्होंने मॉडर्न एजुकेशन के माध्यम से राष्ट्र में एक नई कंससनेस को जन्म दिया। इन सभी महापुरुषों का स्मरण मैं यहां क्यों कर रहा हूं? इनका स्मरण मैं यहां इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गुरुदेव रूपी जो एक विशाल वटवृक्ष भारतीय ज्ञान मन में पल्लवित और पुष्पित हुआ है, उसकी फर्टाइल सॉइल इन्हीं महापुरुषों के द्वारा निर्मित हुई थी। मेरे साथियों, गुरुदेव ने अपने थॉट्स, अपनी फिलॉसफी और वैल्यूज से इंडियन सोसाइटी और पॉलिटिक्स को बहुत गहराई तक प्रभावित किया है और उनसे संबंधित कुछ बातें यहां मैं आपके सामने रखूंगा, शायद वह आपको अच्छी भी लगे। इसमें उनकी पहली मान्यता नेशनलिज्म और यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म से जुड़ी हुई है। पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी नेशनलिज्म की बात करते हैं, आमतौर पर उसका अर्थ वेस्ट से उपजे नेशनलिज्म से होता है और भारत में नेशनलिज्म का सीधा सीधा वही अर्थ नहीं होता है। दोनों विचारों में बड़ा अंतर है और वह अंतर है काल का, यानी टाइम स्केल का। इंडियन नेशनलिज्म भारतीय जनमानस में सदियों से एकत्र हो रही एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग और कल्याण की भावना पर यह आधारित है। हमारा इंडियन नेशनलिज्म टेरिटोरियल न होकर हमारे यहाँ कल्चरल है। वेस्ट के नेशनलिज्म में टेरिटोरी यानी भूमि यह पहले है और कॉन्शियसनेस यानी चेतना बाद में, जबकि इंडियन नेशनलिज्म में कॉन्शियसनेस पहले है और टेरिटरी बाद में है। भारतीय नेशनलिज्म के फोकस में ह्यूमन वेलफेयर है। इंडियन नेशनलिज्म एक्सक्लूसिव न होकर ऑल इंक्लूसिव है और यूनिवर्सल वेलफेयर से इंस्पायर्ड है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि विश्व भारती का सूत्रवाद इसी भाव का एक इंडिकेटर है। साथियों, हमारे देश में कच्छ से कामरूप और काशी से कांची तक एक विशाल कल्चरल टेपेस्ट्री है कि आप कोई एक सिरा पकड़ते हैं तो उसके साथ दूसरा सिरा अपने आप उभर जाता है। कुजीन से लेकर अटायर तक, फेस्टिवल से लेकर आर्ट्स तक, हर एक चीज में आपको बहुलता या प्लुरलिज्म दिखाई देता है। इंडियन आइडेंटिटी एक सूत्री या लीनियर न होकर यह मल्टी लेयर्ड है। वेस्ट का नेशनलिज्म एक्सक्लूसिविस्ट, इंपीरियलिस्ट, एक्सप्लॉयटेटिव एंड रिलेटिवली शैलो था। साथियों, वह समय के द्वारा स्वतः निर्मित नहीं हुआ था बल्कि कुछ राजाओं द्वारा अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ विशिष्ट पहचान पर आधारित समुदायों को इकट्ठा करके हुआ था। द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टर्न नेशनलिज्म वाज पॉलिटिकली ड्रिवन। गुरुदेव ने अपने वेस्ट के नेशनलिज्म का जो स्वरूप देखा था, उसने इंपीरियलिज्म और मिलिटरिज्म को जन्म दिया, जिसका परिणाम वर्ल्ड वार्स की विभीषिका के रूप में हम सभी के सामने आया। ऐसे में जब वह नेशनलिज्म को कंडम कर रहे थे तो वह वेस्ट के एक्सट्रीम नेशनलिज्म को कंडम कर रहे थे, नाजियों के नेशनलिज्म को वह कंडम कर रहे थे, जिनके द्वारा मानवता पर लगाया गया कलंक आज भी पूरी तरह मिट नहीं पाया है। इंडियन नेशनलिज्म तो गुरुदेव के वर्ड से ज्यादा उनकी डीड्स में देखा जा सकता है। ब्रिटिशर्स द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी प्रेस्टीजियस नाइटहुड की उपाधि वापस कर देना इसका एक सबसे बड़ा प्रमाण है। साथियों, जिस समय देश में गुरुदेव जैसा महान फिलासफर और स्कॉलर भारत की चिंतन पद्धति यानी थॉट सिस्टम को प्रभावित कर रहा था, उसी समय देश के और भी अनेक फिलासफर्स और थिंकर्स अपने सिद्धांतों और मान्यताओं से देश की थॉट सिस्टम को प्रभावित कर रहे थे। हालांकि अनेक ऐसे थिंकर्स थे जो कंटेम्पररी रियलिटी के अनुरूप राष्ट्र को दिशा दे रहे थे, पर इतिहास की कसौटी पर
परख कर आप देखेंगे, आप गुरुदेव अपने कंटेम्परेरी थिंकर्स से कहीं आगे और फार साइडेड साबित हुए। इसका एक दो उदाहरण मैं आप लोगों के सामने यहाँ रखना चाहूँगा। उस समय के कुछ इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम एंड मशीनरी के उपयोग को लेकर बड़े ही कासस थे। उन्हें लगता था कि जिस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का सहारा लेकर आम जनता को एक्सप्लॉइट किया है, वैसे ही हम अपने देश में इस सिस्टम को जारी रखेंगे तो पुनः वही परिस्थितियां बार बार दोहराई जाएंगी। लेकिन इसके विपरीत गुरुदेव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एवं मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वह पक्ष में थे। वे चाहते थे कि राष्ट्र के विकास के लिए इनको बढ़ावा मिले। हो सकता है कि पहले वाले थिंकर्स के विचार उस समय के सर्कमस्टांसेस के अनुरूप सही रहे हों, लेकिन वर्तमान समय के अनुसार गुरुदेव के विचार अधिक रेलेवेंट दिखाई देते हैं। उनका मानना था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत को आगे ले जाना हमारा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए और इसलिए देश को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे ले जाना और इंडस्ट्रीज की भी स्थापना करना यह अति आवश्यक है। आज जब हमारा देश प्रगति के राह पर आगे बढ़ रहा है, देश की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए नए स्टैंडर्ड्स स्थापित कर दुनिया भर में अपनी धाक जमा रहा है, मेक इन इंडिया से होते हुए मेक फॉर द वर्ल्ड की राह पर आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से यह गुरुदेव के विजन का परिणाम है। और हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। मेरे साथियों, वह दिन दूर नहीं जब हमारा भारत दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमी में से एक होगा। हमारा देश दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में लगातार आगे बढ़ रहा है। आप सभी ने हाल ही में मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट देखी होगी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 4-5 साल में हमारे देश की इकोनॉमी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाली है। मैं कह सकता हूं यह तो अभी शुरुआत है मेरे साथियों। मुझे उम्मीद है कि 2047 आते आते हमारा देश 3rd या 2nd नहीं बल्कि वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी के रूप में इमर्ज होकर आएगा। और यह अचीवमेंट गुरुदेव को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, इसी तरह प्राइमेसी ऑफ पॉलिटिक्स ओवर सोसाइटी, प्राइमेसी ऑफ पॉलिटिक्स ओवर सोसाइटी और वाइस वर्सा को लेकर भी गुरुदेव और उनके कंटेम्पररी थिंकर्स में भी मतभेद था, जिसकी चर्चा यहां मैं आवश्यक समझता हूं। कुछ थिंकर्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स और आइडियाज को ज्यादा महत्व देते थे, जबकि गुरुदेव नहीं। जबकि गुरुदेव सोशल स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस को अधिक महत्व देते थे। उन थिंकर्स का मानना था कि पॉलिटिकल प्रोग्रेस सोशल प्रोग्रेस के आगे चलती है। यानी देश में यदि राजनीतिक व्यवस्था उचित होगी, लोगों को अपने राइट्स और ड्यूटीज का बोध होगा, अथॉरिटी का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, तो सोसाइटी में अपने आप प्रोग्रेस होगी। जबकि गुरुदेव का मानना था कि जब तक हमारा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, सोशल एम्पावरमेंट हमारा नहीं होता, हमारे समाज के एवल्स, ऑर्थोडॉक्सी और सुपरस्टिशंस नहीं मिटते हैं, वे वीमेन एम्पावर्ड नहीं होती हैं, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। यह गुरुदेव की मान्यता थी। ऐसे में जब सोशल स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो उससे भी जो पॉजिटिव पॉलिटिक्स उभर कर सामने आएगी वह निश्चित रूप से बहुत सशक्त होगी और प्रभावी होगी। साथियों, यहां हम देखें तो पाएंगे कि जब हमारा देश गुलाम था तो अनेक दृष्टि से हम स्वतंत्र थे। तो उस समय देश की आज़ादी के लिए उन थिंकर्स के राजनीति संबंधी विचार रेलेवेंट थे। पर 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भी लंबे समय तक क्या हमारा देश उतनी प्रगति कर पाया जितना कर सकता था? शायद आप मेरी बात से सहमत होंगे, नहीं। इसलिए भारत में ट्रांसफॉर्मेशन तभी शुरू हुआ जब भारतीय समाज परिवर्तन की ओर तेजी से आगे बढ़ा। हमें यह मानने में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि हमारी व्यवस्था रूपी गंगा की गंगोत्री यानी पॉइंट ऑफ ओरिजिन सोसाइटी ही है। सोसाइटी से ही पॉलिटिक्स की गंगा निकलती है। इसलिए आज जब हम समाज से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के एलिमिनेशन का प्रयास कर रहे हैं, वेमेन एम्पावरमेंट का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, किसानों मजदूरों को हम सशक्त कर रहे हैं, तो यह सब इंडियन सोसाइटी और पॉलिटिक्स दोनों को ही सशक्त करने का यह हमारा प्रयास है। और इसके पीछे कहीं न कहीं
गुरुदेव जी का ही यह इंस्पिरेशन है। साथियों, गुरुदेव के एजुकेशन रिलेटेड थॉट्स आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक यानी गाइडिंग लाइट का यह कार्य करते हैं। वह स्टूडेंट के भीतर फैक्ट और इंफॉर्मेशन का भंडार बनाने की को शिक्षा नहीं मानते थे, वह एजुकेशन को ट्रुथ और ब्यूटी तक पहुंचने और सोशल वेलफेयर इंश्योर करने का एक वह मार्ग मानते थे। यानी हम जो कुछ भी अपने जीवन में सीख रहे हैं वह सीख हमारे व्यक्तित्व, हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र के हित के अनुरूप होनी चाहिए। यानी किसी चीज का केवल सीखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका समाज के हित में उपयोग हो, यह आवश्यक है। अगर हमारी सीख का, हमारी शिक्षा का समाज के हित में उपयोग नहीं हो पा रहा है तो ऐसी शिक्षा मैं मानता हूं यह किसी काम की नहीं है। मैं आप लोगों के सामने यहां पर एक उदाहरण रखना चाहता हूं। बात थोड़ी अलग है, पर मुझे विश्वास है यह बात आपकी समझ में आएगी। एक बार स्कूल में एक बच्चा क्लास के समय थोड़ी देर से पहुंचा। क्लास टीचर ने बच्चे से पूछा कि देरी क्यों हुई। बच्चे ने कहा, मैं एक बूढ़ी माता जी को सड़क पार करा रहा था। कल आपने ही सिखाया था हमें क्लास में कि सीनियर सिटीजन को सड़क पार कराना यह अच्छी बात होती है। टीचर ने कहा, हां मैंने बताया तो था, पर इस काम के लिए इतना लेट? यह तो कुछ सेकंड्स का काम है। इस पर उस बच्चे ने चटपट जवाब दिया, सर काम तो सेकंड्स भर का है, पर वह बूढ़ी माता सड़क पार करने को तैयार ही नहीं हो रही थी। बड़ी मुश्किल से खींच खांच कर सड़क पार कराया उन्हें, और इसलिए मुझे क्लास में पहुंचने में, स्कूल में पहुंचने में लेट हुई। यानी बच्चे ने एजुकेशन के फॉर्म को तो मेमोराइज कर लिया, बच्चे ने एजुकेशन के फॉर्म को तो मेमोराइज कर लिया, पर उसके एसेंस को नहीं समझ पाया। टीचर की बात तो उसने रट ली थी, पर उस बात में निहित सार यानी उस बात का एसेंस उसको भी वह आत्मसात नहीं कर पाया। वह यह नहीं समझ पाया किसी नीडी पर्सन को सड़क पार कराना चाहिए, न कि फोर्सिबली किसी भी वृद्ध को। ऐसे में शिक्षा का समाज और राष्ट्र के लिए कोई अर्थ मेरे साथियों नहीं रह जाता है। साथियों, वेस्ट ने एक समय में अपने स्कूल्स और कॉलेजेस की ऐसी संरचना की जो बंद कमरे में बड़ी संख्या में बच्चों को शिक्षित करने की पर आधारित थी। ऐसी संस्थाएं मानो स्कूल न हों, बल्कि असेंबली लाइन फैक्ट्री हों, जहां बच्चों के अंदर नॉलेज भरा जाता। ऐसी संस्थाएं मास प्रोडक्शन करने लग गईं, जहां कम कास्ट से ज्यादा एजुकेटेड बच्चे बाहर निकल सकें और वन साइज फिट्स ऑल के रूप में यह समाज में आ सके। ऐसे में किसी बच्चे की इंडिविजुअलिटी कैसे डेवलप हो सकेगी, यह स्वाभाविक रूप से विचार किया जा सकता है। साथियों, 40-40, 50-50 बच्चों के ऊपर एक एक टीचर का रेशियो, यह हमारी देन नहीं है, हमारे वेस्ट की देन है, यह पश्चिमी देशों की देन है। अब एक टीचर इतने बच्चों को एक साथ पढ़ाएगा तो उनमें से कितनों की इंडिविजुअलिटी यानी व्यक्तित्व को वह निखार पाएगा। यह वैसे ही हुआ जैसे कि क्लास में हाथी हो या मछली हो, बाज हो या बाघ हो, सबको उड़ने की, तैरने की और दौड़ने की समान शिक्षा दी है। ऐसे में व्यक्तित्व निर्माण कहां तक संभव है, स्वयं आप विचार सकते हैं। हो सकता है किसी बच्चे के अंदर पेंटर छुपा बैठा हो, किसी बच्चे के अंदर जादूगर हो, तो किसी बच्चे के अंदर साइंटिस्ट, स्कल्प्टर या सिंगर छिपा बैठा हो। वह बिना फ्रीडम और ऑटोनॉमी के किसी भी सूरत में बाहर नहीं आ सकता है। जबकि हमारे देश में प्राचीन गुरुकुल में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उनके अनेक स्टडी यह बताती हैं कि नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी और स्टूडेंट का रेशियो 1:5 हुआ करता था। प्रत्येक शिक्षक पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ बच्चों पर ध्यान देने में सक्षम था। इस व्यवस्था से जब शिक्षा से लेकर ग्रेजुएट बाहर निकलते थे, तब वह समाज के लिए कुछ नया कर पाने में सक्षम होते थे। इन्हीं से प्रेरित होकर नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमने बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट, नॉट ओनली पर्सनालिटी डेवलपमेंट बट द कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट और उचित टीचर पीपल रेशियो पर भी ध्यान दिया है। साथियों, गुरुदेव की रचनाओं से लेकर संगीत तक में हमें वह विजडम दिखाई देता है जो इंडियननेस का एसेंस है।
क्लासिकल से लेकर फोक तक में प्रचलित विचार प्रवाह मानो टैगोर की कविता में आकर विराम करती है और एक नई ऊर्जा और नए स्वरूप के साथ पुनः जनमानस को इंस्पायर करने को निकल पड़ती है। उनकी एक अत्यंत प्रसिद्ध कविता चित्त ये था भय शून्य से मैं इसका उदाहरण आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। जब वह चित्त ये था भय शून्य उच्च ये था शिर कहते हैं तो उसका कोई सामान्य अर्थ नहीं होता है, बड़ा विशिष्ट अर्थ होता है। इंडियन ट्रेडिशन में परस्यूट ऑफ ट्रुथ, इंडियन ट्रेडिशन में परस्यूट ऑफ ट्रुथ में किसी भी प्रकार के फियर का कहीं कोई स्थान नहीं बताया गया है, बल्कि किसी भी प्रकार का भय स्वयं असत्य और अविद्या का सूचक है। श्रीमद् भागवत गीता का पूरा मैसेज ही भय को दूर करने के लिए, याज्ञवल्क और मैत्रेयी संवाद हो या फिर मंडन मिश्र की पत्नी उभया भारती का यह प्रकरण हो, आप देखेंगे कि दोनों ही विदुषियों ने बिना किसी भय और संकोच के सत्य के रास्ते पर चलकर इंडियन विजडम को सम्मानित किया है। साथियों, इसी तरह आगे जब वो कहते हैं ज्ञान यथा मुक्त, तो इसका अर्थ होता है नॉलेज जहां बिना किसी प्रेजुडिस के सबके लिए इक्वली अवेलेबल है। हमारे यहां कहा गया है आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वतः, यानी चारों ओर से ज्ञान हमारे भीतर प्रवेश करे, वह सत्य हो, शिव हो और सुंदर हो, और ज्ञान ऐसा हो तो हमको तमाम बॉन्डेजेस और ऑर्थोडॉक्सी से यह फ्री कर दे। ज्ञान की महान विशिष्टता को गुरुदेव ने अपनी कविता की एक लाइन पे डिफाइन कर दिया है। आगे वह कहते हैं जेथा गृहेर प्राचीर आपन प्रांगण तले दिवस शर्वरी वसुधारे राखे नाई खंडो छिद्रो कोरी। यह भी हमारी उसी एंशिएंट सेंटिमेंट को एक्सप्रेस करता है जिसे हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, जहां अपने पराये का कोई भेदभाव नहीं है और समस्त जीवों में जड़ चेतन में एक ही तत्व के वास की कल्पना की गई है। हमारे यहाँ ऋषि और ऋषियों ने कहा भी है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही जो चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो बड़े में है वही छोटे में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। साथियों, इसी तरह आगे वह कर्म की महत्ता को डिफाइन करते हुए भार तेरे से स्वर्गे करो जागृत कहते हैं, जो भारतीय परंपरा के वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता को ही इको करता है। इस तरह टैगोर अपने मन, वचन और कर्म से इंडियननेस के लिविंग इम्बॉडीमेंट यानी जीती जागती वह प्रतिमूर्ति थे और उन्होंने अपने कर्तृत्व के माध्यम से संपूर्ण विश्व में इसका प्रचार प्रसार किया। हमें उन्हें फॉलो करने और उनके दिखाए गए मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। मेरे यंग फ्रेंड्स, आज जब मैं आप सभी यंग फ्रेंड्स के बीच में हूं तो मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, कुछ नया सोचें और जीवन और समाज में कुछ और बेहतर करने की ओर आप आगे बढ़ें। आप अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हों या करने जा रहे हों, यह जरूर सोचें कि आपके देश और मानवता को इससे क्या मिलने वाला है। आप आगे बढ़ें, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करें, आप नया इनोवेशन करें, आप स्टार्टअप खड़ा करें, एक टारगेट बनाकर फियरलेस होकर आप आगे बढ़ें। इस संदर्भ में मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम का जिक्र आपके सामने करना चाहूंगा, जिसमें वह कहते हैं टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। यानी जीवन की यात्रा में मुझे एक ऐसा पड़ाव मिला जहां से दो राहें निकलती थी। एक राह आसान थी जिस पर चलकर पूरी दुनिया आ जा रही थी, दूसरी राह कठिन थी जिस पर इक्के दुक्के लोग ही दिखाई देते थे। मैंने दूसरी और कठिन राह चुनी और उसी ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। मैं समझता हूं उसी भावना के साथ आप लोगों को भी आगे बढ़ने की जरूरत है। मेरे युवा साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि किसी समय महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। इस कथन को फिर से साकार करने की जरूरत है। मैं आपका आह्वान करता हूं, इस कथन को फिर से साकार करने की जरूरत है और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप जैसे नौजवानों के ऊपर ही है। मैं समझता हूं आज बंगाल में रीअवेकनिंग की आवश्यकता है, जिससे यह भूमि एक बार फिर
पूरे देश को ज्ञान विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फिलॉसफी के क्षेत्र में नया योगदान दे सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस दिशा में पूरी कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा पक्का भरोसा है। जब मैं आप सभी से यह कह रहा हूं तो मुझसे, आप सभी से, खासकर यहाँ की फैकल्टी से भी बड़ी उम्मीदें हैं। मैंने कहीं पर एक कथन पढ़ा था कि ट्रीट ए मैन एज ही इज एंड ही विल रिमेन, एज ही इज ट्रीट ए मैन एज ही कैन एंड शुड बी एंड ही विल बिकम एज ही कैन एंड शुड बी। यानी किसी बच्चे के साथ अगर आप वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि वह बच्चा है तो आगे भी वैसा ही रहेगा, जबकि उसके साथ आप अगर ऐसा व्यवहार करें जैसा कि वह आगे बन सकता है तो बच्चा भविष्य में वैसा ही बनेगा। अर्थात बच्चे का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है उसकी अपब्रिंगिंग, यानी उसका पालन पोषण कैसा हुआ है। इसे आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और मैं अपनी दृष्टि से देखूं तो मुझे आने वाले समय में आप लोगों के अंदर एक साइंटिस्ट दिखाई देता है, एक इकोनॉमिस्ट दिखाई देता है, अनेक इंजीनियर्स, अनेक आर्टिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट और अनेक सोशल रिफॉर्मर्स हमको यहां पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। पर इन सबसे ऊपर मेरी यह कामना है कि जैसे कभी गुरुदेव ने ह्यूमैनिटी को विश्व भारती जैसा इंस्टीट्यूशन दिया था, उसी तरह विश्व भारती ह्यूमैनिटी को एक गुरुदेव प्रदान करे। यह हमारी चाह है। गुरुदेव जैसा व्यक्तित्व कहीं और से नहीं आएगा, बल्कि गुरुदेव जैसी पर्सनालिटी, गुरुदेव जैसा व्यक्तित्व यही कहीं से आएगा तो आप जैसे लोगों के बीच से निकलकर ही गुरुदेव जैसा व्यक्तित्व आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और वही मानवता की आगे की राह भी वह प्रशस्त करेगा। इसके लिए जो चीज सबसे जरूरी है वह है आपके जीवन में सपने देखना, जीवन में ड्रीम देखना। साथियों, आप लोगों ने रॉडयार्ड किपलिंग की एक फेमस पोएम पढ़ी होगी जिसका टाइटल है इफ। अपने बचपन के दिनों से ही इस पोएम से मेरा कई बार गुजरना हुआ है और इसका एक स्टंजा मैं आप लोगों के सामने यहां रखना चाहता हूं। इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, इफ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर and treat those two imposters just the same। मेरे साथियों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए और उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमें ड्रीम्स की जरूरत होती है, सपने देखने की जरूरत होती है। पर इसके साथ यह भी आवश्यक है कि आप अनेक ड्रीम्स में ही उलझ कर न रह जाएं। ऐसा न हो कि आपके सपने ही आपको कंट्रोल करने लगे। आज एक सपना, कल दूसरा और फिर तीसरा, चौथा सपना देखने लगे और अंत में हाथ में कुछ भी न लगे। इस तरह आप अगर कुछ सोचते हैं तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि आप क्या और कितना सोच रहे हैं। आप अपना लक्ष्य भूलकर बस चिंतन में ही न लगे, यानी विवेक के साथ आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ें और बढ़ते रहें, यही हमारी कामना है। आपके जीवन में आपको सफलता भी मिलेगी, विफलता भी मिलेगी, अप्स एंड डाउन्स भी आते जाएंगे, पर आपके अंदर वह कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उनसे डिस्ट्रैक्ट हुए बिना अपने आप को बैलेंस तरीके से आगे बढ़ाते जाएं। यही आपकी सफलता की राह तैयार करेगा। साथियों, सृष्टि के समस्त क्रिएशंस में मानव ने जिन जिन कारणों से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है, उसमें इसकी संगठन की शक्ति या उसकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संगठन अथवा टीम वर्क के कारण मानव ने एक ऐसी अचीवमेंट हासिल की हैं जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। इसलिए आप जब अपने जीवन में कुछ नया और बड़ा करने की ओर आगे बढ़ें तो आपके पास एक मेहनती और समर्पित टीम की बड़ी आवश्यकता होती है। टीम में काम करने से आप अपने जीवन में अनेक लाभ होंगे आपको, ऐसा मेरा विश्वास है। पहला तो यही कि किसी काम को अगर आप 2 या उससे अधिक लोग मिलकर करते हैं तो आपकी ताकत केवल डबल नहीं होती बल्कि उससे कहीं अधिक होती है। आपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, a + b होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। यानी अलग से a अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने की कोशिश करे तो a से a² हो सकता है, a से a³ हो सकता है, a⁴ हो सकता है।
बी अपनी पर्सनालिटी को अकेले डेवलप करने की कोशिश करे, बी से बी स्क्वायर हो सकता है, बी क्यूब हो सकता है, बी रेज़ टू द पावर 4 हो सकता है। लेकिन दोनों ने फैसला किया कि हम टीम वर्क से काम करेंगे, मिलकर यदि हम काम करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर या केवल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होगा, बल्कि इन एडिशन टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यू विल अचीव प्लस 2ab। अब मान लीजिए कि आप में से यदि इस बात को ध्यान में रखकर आप आगे बढ़ते हैं और आप हमेशा एक कदम आगे रहेंगे, यह मैं आप विश्वास के साथ कह सकता हूं। टीम में काम करने का एक और इंपॉर्टेंट बेनिफिट होती है साथियों, और वह यह कि किसी भी काम में सक्सेस मिलने पर आपको व्यर्थ की प्राइड नहीं होती, व्यर्थ का अहंकार नहीं होता, किसी प्रकार का एरोगेंस नहीं आता है। जब कोई व्यक्ति अकेले कोई काम करता है तो कई बार वह एरोगेंस का शिकार हो जाता है, उसके अंदर अहंकार पैदा होता है, ईगो पैदा होता है। और आप जानते हैं अहंकार, हा के ऊपर लगा हुआ पॉइंट ईगो एक ऐसा पॉइंट है कि यदि यह पॉइंट अहंकार का किसी भी नंबर के साथ लग जाता है तो उसकी वैल्यू को कम कर देता है। यदि 1 के पहले वह पॉइंट लग जाए अहंकार का, ईगो का 0.1, तो उसकी वैल्यू 1 नहीं रह जाएगी, बल्कि 1 से घटकर उसकी वैल्यू 1/10 हो जाएगी। 2 के पहले लग जाए तो यह उसकी वैल्यू केवल 2 नहीं रह जाएगी, बल्कि 0.2 = 2/10, यानी उसकी 10th पार्ट वो हो जाएगी। इसलिए हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी न किसी रूप में जिंदगी में लोगों की जरूरत पड़ेगी, यह बात हमें बराबर ध्यान रखना चाहिए। आपको यहां तक पहुंचाने में कैसे कैसे लोगों का हाथ रहा है मेरे मित्रों, जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते, जो आपके लिए बिल्कुल अननोन है, उनका भी आपकी सक्सेस में कंट्रीब्यूशन है। इस सच्चाई को भी अपने जीवन में कभी न भूलें। आप जो कपड़े पहनते हैं, हो सकता है कि उसका कॉटन महाराष्ट्र के किसी फार्मर के फील्ड से आया, हो सकता है आपके शूज कानपुर या आगरा की किसी फैक्ट्री से आए, जिनको बनाने वाले वर्कर्स को आप दूर दूर तक न जानते हों न पहचानते हों। जो चाय रोज आपका दिन बनाती है, असम और दार्जिलिंग के उन मजदूरों का आपसे कोई वास्ता नहीं। सुबह सुबह आप जो ब्रेकफास्ट लेकर क्लासरूम के लिए आप निकल देते हैं और उन्हें पैदा करने और आप तक पहुंचाने वाले सैकड़ों लोगों से आप अपरिचित हैं, परिचित नहीं हैं। आपके इंस्ट्रूमेंट्स और बाकी सब चीज़ें भी जिन्हें बनाने से लेकर आप तक सप्लाई करने वाले लोग कौन हैं, किस वर्ग से वह आते हैं, कहाँ से वह आते हैं, यह भी आपको मालूम नहीं है। इसी तरह आपके लाइफ से जुड़ी अनेक चीज़ें हैं जिनके प्रोडक्शन से लेकर आपके पास आने तक के प्रोसेस में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में आपको मालूम नहीं है। इनके लिए हम मॉनेटरी पेमेंट कर देते हैं और हमको लगता है कि हमने इसकी कीमत चुका दी है। ऐसा नहीं है मेरे साथियों। प्राइस इज नॉट द सेम थिंग एज वैल्यू। जिन किसानों मजदूरों की अभी मैंने बात की है, उनके त्याग और वरदान की कीमत रुपयों में नहीं चुकाई जा सकती। उन्हें भी आपके अफेक्शन और सपोर्ट की जरूरत है। इसलिए जीवन में कभी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो किसी गरीब, किसी किसान, किसी मजदूर या इसी तरह के अन्य जरूरतमंद की आप यथासंभव जरूर हेल्प करें। यह समाज के प्रति आपके ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करने का एक सबसे उचित तरीका होगा। और साथ ही आपके अंदर कहीं कोई ईगो होगा तो उसे भी यह खत्म करें। साथियों, अहम या ईगो को मैं डेसिमल पॉइंट की तरह मानता हूं। जैसा मैंने कहा, ये बहुत ही डेंजरस होता है आज। और साथियों, एक और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, जिंदगी में यदि आप काम करना तो छोटे मन से काम मत करना, बराबर आपको बड़े मन से काम करना चाहिए। तभी आप सोसाइटी का वेलफेयर कर सकते हैं, तभी आप समाज का कल्याण कर सकते हैं। जब छोटे मन से आप काम करेंगे तो देश को भी जो कंट्रीब्यूट आपके द्वारा किया जाना चाहिए वो आप नहीं कर सकते हैं। बराबर बड़े मन से काम करना चाहिए। और मैं कह सकता हूं, जिसका मन बड़ा होता है उसको सुख की प्राप्ति अधिक होती है, उसको आनंद की प्राप्ति बहुत होती है। और जो संत, महात्मा, सेंट्स और गुरुवर जैसे जो लोग होते हैं, उनका मन कितना बड़ा रहा होगा, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें कि हमारा मन यह सर्किल है, हमारा मन यह सर्किल है, तो जैसे जैसे हम इस सर्किल का सर्कमफेरेंस बढ़ाते जाएंगे, उसी रेशियो में मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद
स्वाभाविक रूप से बढ़ता चला जाएगा। अंत में हम परमानंद को प्राप्त करेंगे। हम उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कहना हो तो कह सकते हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद, सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ परमानंद, जिसे ब्लिस कहते हैं। साथियों, आप सभी जब लाइफ ऑफ कैंपस से कैंपस लाइफ में प्रवेश करने जा रहे हैं, पर आपको ये हमेशा याद रखना है कि विश्व भारती का नाम आपके पेरेंट्स के नाम की भांति हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया है। आप अपने जीवन में आगे चलकर जो कुछ भी अच्छा या बुरा करेंगे, उसका श्रेय आपके और आपकी फैमिली के साथ विश्व भारती को भी बराबर जाएगा। आप सब इस टेम्पल ऑफ लर्निंग के एलुमनाई ही नहीं, बल्कि इसकी वैल्यू सिस्टम के एम्बेसडर भी हैं, यह मानकर चले। यह विद्यापीठ आपके नाम और काम से ही जाना जाएगा, इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपकी यहाँ की इथिकल ड्यूटी बनती है कि आप जहाँ भी आएँ वहाँ अपनी एजुकेशन और वैल्यूज से विश्व भारती की फ्रेगरेंस यानी उसकी खुशबू बिखेरते रहें। साथियों, यहाँ की शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की बात मैं बड़ा जानबूझकर यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ। जीवन में ज्ञान का जितना महत्व है, उतना ही हमारे वैल्यूज का भी महत्व है। आपको कुछ जीवन मूल्य, लाइफ वैल्यूज या वैल्यूज के प्रति हमेशा कमिटेड होना चाहिए, यह हमारी अपेक्षा है। आपके जीवन मूल्य यानी आपकी लाइफ वैल्यूज ही आपके करेक्टर को बताते हैं और आपका करेक्टर आपको कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनाता है। इस बात से मुझे एक घटना याद आ रही है जिसका जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद एक बार विदेश के दौरे पर थे। वहाँ पर स्वामी जी के अटायर यानी जिस प्रकार का वस्त्र स्वामी विवेकानंद जी पहनते थे, उसको देखकर एक व्यक्ति ने पूछा, स्वामी जी, यदि आपने अपने कपड़ों को बदल लिया होता तो आप एक जेंटलमैन की तरह दिखाई देते, आपने अपने कपड़ों को क्यों नहीं बदल लिया? तो स्वामी विवेकानंद जी का जवाब था, वह स्वाभिमानी भारत की एक झलक देता है। स्वामी विवेकानंद ने उनसे कहा था कि इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन, बट इन आवर कंट्री करेक्टर मेक्स द मैन। इसे भी हमें अपने जीवन में नहीं भूलना है। मेरी बात साथियों, स्वामी विवेकानंद जी की यही बात आपको जीवन में उतारनी है। और साथियों, आपको नॉलेज और वेल्थ के साथ साथ अपनी करेक्टर बिल्डिंग पर भी उतना ही ध्यान देना है। आप सभी ने एक फेमस पोएट कोट जरूर सुना होगा कि व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड व्हेन करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यानी अगर आपका धन गया है तो समझो कुछ नहीं गया, आपका स्वास्थ्य चला गया समझो कुछ चला गया, अगर आपका करेक्टर चला गया तो समझो कि सब कुछ चला गया। इसलिए जीवन में किसी भी कीमत पर हमें अपने करेक्टर पर कभी कोई आंच नहीं आने देनी है। यह इस प्रकार का कन्विक्शन हमारा होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप में से अनेक छात्र एवं छात्राएं अपनी मेहनत, लगन और संस्कारों के बल पर कुछ नया करेंगे और कुछ अलग करेंगे और दुनिया भर में अपना और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। हमारे भारत के प्रोग्रेस का रास्ता आप लोगों से ही होकर गुजरता है और आप लोग जितने सशक्त होंगे हमारा देश भी उतना ही सशक्त होगा। इसका भी हमें ख्याल रखना है। अंत में मैं विश्व भारती के आप सभी टीचर्स, स्टूडेंट्स और सभी स्टाफ को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आप सभी बच्चे एक समृद्ध वृक्ष के फल और फूल हैं। मैं उस वृक्ष की रूट्स यानी आपके पेरेंट्स और गार्जियंस को भी मैं नमन करता हूं, जिन्होंने आप अपने स्नेह और अभिसिंचित कर आपको यहाँ तक पहुँचाया है। मैं आप सबके भविष्य के प्रयासों के लिए कामना करते हुए और पुनः आप सबको हृदय से अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।